चलिए जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। शुरू करते हैं। आज ओबीजी का सबसे बेहतरीन शानदार सा सेशन होने वाला है। टॉपिक का नाम है लेबर, यूटेसिया नॉर्मल लेबर। पेन नोटबुक लेकर बैठना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। मैं कह रहा हूँ रटेंगे नहीं, आप सीखेंगे। रटना भूल जाओगे और लेबर इतना आपके दिमाग और जहन में उतर जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि यार, है ना। चलिए शुरू करते। क्या होता है लेबर? उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं, सब्सक्राइब वगैरह का मैं नहीं बोलता, क्योंकि जो अगर कंटेंट हम अच्छा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ कारवा बढ़ता रहेगा। आप प्लेलिस्ट मत देखना भूलना, क्योंकि सारे वीडियो वहाँ पे पड़े। ये नहीं हो फोर्थ ईयर का एग्जाम हो जाए फिर आपको पता चलेगा अरे भैया प्लेलिस्ट थी, हमने तो सारे वीडियो देखे नहीं। ठीक है, शुरू करें। लेबर क्या होता है, साथ साथ देखना। ए सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल आउट विजिबल फिटस, ए टर्म थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट टुवर्ड आउटर वर्ल्ड। सर लेबर एक वह प्रक्रिया है, एक वह सीरीज है, एक वह श्रृंखला है, एक वह चेन है, एक वह प्रोसेस है जिसके थ्रू एक विजिबल फिटस, वायबल फिटस, जो जीवित है बच्चा, वह फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू इस बाहर की दुनिया में आता है। उसे हम लेबर कहते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? लेबर का अगर दूसरा नाम पूछे कि नॉर्मल लेबर के अलावा अगर कोई लेबर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टोसिया, और नॉर्मल लेबर को कहते हैं क्या, यूटोसिया। अंडरस्टैंड और नॉट? नेक्स्ट सर की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए लेबर का? आप किसे बोलोगे लेबर सही है। अंडरस्टैंड? बात करते हैं विजिबल फिटस होना चाहिए। फिटस कैसा होना चाहिए? विजिबल होना चाहिए, वायबल होना चाहिए। वायबल मतलब 22 वीक की प्रेगनेंसी से ऊपर का फिटस होना चाहिए, वायबल। पिछले सेशन में हमने सिखाया वायबल किसे बोलते हैं, एमटीपी कब करते हैं, अबॉर्शन कब करते हैं। प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बच्चा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। बच्चा कब होना चाहिए? टर्म, टर्म मतलब 9 महीने पे बच्चा होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट ए टर्म, 9 महीने पे अपना आप ही लेबर की प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। ठीक है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बच्चे का जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है बहुत डिटेल में समझाएंगे, डरो मत बिल्कुल भी, क्योंकि जब हमने हाथ पकड़ा है तो मंजिल भी हम पहुंचा के रहेंगे आपको। सिफेलिक हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, मैं सिंपली बता दूं, बच्चे का सिर का होगा नीचे, उसे क्या कहते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस, माँ और बच्चे किसी को भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, मिनिमम यूज ऑफ एडिशनल डिवाइसेस, यानी कि बिना फालतू की डिवाइसेस का बिल्कुल मिनिमम यूज होना चाहिए। अगर आप एपिसियोटोमी करते हो वो तो नॉर्मल है, बाकी और भी कोई डिवाइसेस का यूज नहीं होना चाहिए। ये क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं लेबर के। आगे बात करते हैं भैया कोज ऑफ लेबर। लेबर के क्या कारण होते हैं? हार्मोनल कोज, मैकेनिकल कोज, मदर पुश कर रही है ना, और वॉलेंट्री प्रोसेस है। बात करते हैं न्यूरोजेनिक, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत देना। अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक होते हैं। अल्फा पे एस्ट्रोजन वर्क करता है, बीटा पे प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है, छोड़ देना इसको। इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ से, अभी ध्यान से सुनना आप, शानदार सा सेशन चलेगा। हार्मोनल कोज के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं, हार्मोनल कोज के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन। सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट हार्मोन रहने वाला, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। शॉर्ट में बोलते हैं पीजी, पीजी। दिस इज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो क्या, वेसोडाइलेटर। अच्छा, वेसोडाइलेटर क्या होता है सर? वेसो मतलब होता है बेटा वेसल्स, डायलेटर मतलब होता है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मारवाड़ी में बोले तो चौड़ा कर सकते हैं ना, वाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेसल्स को सर वाइड करने वाला क्या कहलाता है, वेसो डायलेटर। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन सर एक तो वेसल्स डायलेटर करता है, सेकंड क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टर। जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, यूट्रस कहते हैं जिसे हम, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उसे हम कैसे ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, संकुचन करना, पिचकाना। यानी यूट्रस को तो सर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मुट्ठी आप बंद करते हो ना, वैसे यूट्रस को बंद करेगा एकदम खींच के, और वेसल्स को क्या करेगा, चौड़ी करेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कहा अगर कोई भी चीज़ वेसल्स डायलेट हुई है, अंडरस्टैंड, तो आप फोर्थ ईयर में आ गए हो तो मैं थोड़ी सी मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा ना, वो फिर फर्स्ट ईयर वाली बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वेसो डायलेटर अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई वेसल्स अगर डायलेट होती है, तो आप मुझे बताओ बीपी बढ़ेगी या घटेगी? बीपी क्या होती है, जब अरे भैया आपने पाइप लिया, पाइप के अंदर छोटा सा कंसेप्ट है, पाइप के अंदर पानी आ रहा है और आपने अगर उस पर ऊपर हाथ दिया
तो पानी की धार आगे फीकेगी, और अगर आपने धार हाथ नहीं दिया पाइप के आगे तो क्या होगा, पानी थोड़ी दूरी पर जाएगा, यानी कि ब्लड कम फेंकेगा। तो वैसोडाइलेटर होगा जब भी, तो व्यक्ति को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। क्या होता है, हाइपोटेंशन। और जब भी किसी व्यक्ति को हाइपोटेंशन होता है, उसके ओसिपिटल हेडेक होता है, यानी कि जो अपना पीछे वाला सिर होता है उसमें दर्द शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं ओसिपिटल हेडेक। अंडरस्टैंड और नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन सर कितना कराएगा। सर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो यूट्रस के कितने कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो यूट्रस के करवाता है 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। 10 मिनट के यूट्रस में कितने कॉन्ट्रैक्शन होंगे, 10 मिनट के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं 3। अगर ये 10 मिनट में इस यूट्रस को 6 बार कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, कितनी बार करवा दे, 6 बार कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, उसको हम कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन होना, मतलब कि बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होना। 10 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होना, 6 बार कॉन्ट्रैक्ट होना। और इसकी वजह से यूट्रस में रप्चर हो सकती है। रप्चर मतलब समझते हो, यूट्रस फट सकता है इसकी वजह से। अंडरस्टैंड और नॉट। बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि सर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो एक तो मैंने बता दिया आपको, हाइपोटेंशन होगा, इसकी वजह से आपका पीछे वाला ऑसिपिटल हेडेक होगा। और दूसरा हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस करता है। अरे भैया समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कोई डाउट है क्या, कमेंट कर दिया करो, है ना। क्लास अच्छी लगे या नहीं लगे कमेंट ज़रूर किया करो। नेक्स्ट है कि सर प्रोस्टाग्लैंडिन की बात आप कब से कर रहे हो, तो प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा कहाँ से भैया, प्रोस्टाग्लैंडिन कहीं से आना तो चाहिए, बाहर से दोगे क्या, नहीं सर। प्रोस्टाग्लैंडिन की 3 फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म, PGE1, PGE2, PGF2। PGE1 का नाम होता है मिजोप्रोस्टोन, E2 का नाम होता है डाइनोप्रोस्टोन, F2 का नाम होता है कार्बोप्रोस्टोन। जो मिजोप्रोस्टोन है तो वो किससे रिलीज होता है, MC समझते हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मिजोप्रोस्टोन रिलीज होगा कोरियन से। अब कोरियन क्या होती है सर, बच्चे के ऊपर कवरिंग होती है, आपने सुना होगा ना, कोरियन, अम्नियोन। डाइनोप्रोस्टोन रिलीज होता है अम्नियोन से, और कार्बोप्रोस्टोन रिलीज होता है डेसिडुआ से। और डेसिडुआ को प्रेगनेंसी में नॉर्मली क्या बोलते हो, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं सर प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में कुछ, कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक मेन हार्मोन है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लेबर। सर प्रोस्टाग्लैंडिन वह मेन हार्मोन है जो लेबर को इनिशिएट कराता है। मोस्टली 3rd स्टेज के अंदर ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि 3rd स्टेज में प्लेसेंटा सेपरेशन होती रहती है, उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन की हमें आवश्यकता रहती है। बात करें कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से रिलीज होता है, तो 3 जगह से होता है, PGE1, PGE2, PGF2। PGE1 को हम कहते हैं कोरियन से, PGE2 रिलीज होता है अम्नियोन से, और PGF2 होता है डेसिडुआ से। नेक्स्ट जरा आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इमेज, ज़रा इसको गौर से देखो। बचपन में थे हम ऐसे, बच्चे के ऊपर अम्नियोन के ऊपर होती है कवरिंग कोरियन की, और कोरियन के आगे क्या होता है, डेसिडुआ बेसिलिस। इन जगह से हमने बताया आपको क्या रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। अंडरस्टैंड। बोर हो तो फील नहीं कर रहे हो, कह रहे रात को कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, चाय पी के देखना, ताकि थोड़ा नशा चढ़ेगा। और अगर आप किसी प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हो तो उन पदार्थों को थोड़ी सी चुटकी बजा लेना उनकी, है ना, ताकि वो क्या होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा समझेगा आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन क्या होते हैं, अब बात करते हैं। सर आप कब से कह रहे हो, 3 जगह से रिलीज हुए हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक आपने बता दिया वैसोडाइलेटर होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है। अभी मैं हल्के हल्के वे में पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको गाड़ी का गियर चेंज कर रहा हूँ मैं। पहले गियर से अब गाड़ी दूसरे गियर में आ रही है, जिसका पहला गियर अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो गाड़ी को पीछे ले लेना आप। वैसोडाइलेटर है सर, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अच्छा अब चलो 2 नए फंक्शन और, कि सर एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। अरे भैया एस्ट्रोजन क्या होता है बेटा, सर एस्ट्रोजन अपने आप में एक वैसोडाइलेटर होता है। क्या बात है। और क्या होता है, हाइपरप्लेसिक होता है। हाइपरप्लेसिक क्या होता है सर, सेल के नंबर बढ़ना हाइपरप्लेसिया कहलाता है। और एस्ट्रोजन के साथ साथ पीजी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन अपने शरीर में एसीटीएच के लेवल को बढ़ाता है। सर एसीटीएच क्या है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना। एक होता है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है। अब हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं कि इसमें डिलीवरी कैसे होगी। इट इज़ ए न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स
देखो आप एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी बात समझना, पहले आप वीडियो को लिखना, जो नोट्स हैं उनको लिखना, लिखने के बाद आप लिख लिया आपने, जब लिख लेते हो नोट्स, या तो उसके बाद क्या करना, आप वीडियो को वापस रिवाइज लेना, 1.25 की स्पीड से आप देखना, 1.5 नहीं 1.25 की स्पीड से देखना। नोट्स के साथ साथ जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में सारा कंटेंट सेट हो जाएगा। अभी आधे से ज़्यादा बच्चे तो वो है कि लिख रहे होंगे, है ना, तो लिखना पहले लिख लो, उसके बाद में वापस वीडियो देखो, तब क्या करना समझना। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे कमेंट करते हैं, मुझे खुद को ही पता नहीं माँ सरस्वती ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि बच्चे कहना है सर आपकी आवाज़ सुन के हमें वो चीज़ें, हमारी इवेंट जो आप बता रहे हो वो इवेंट हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। तो अगर इतना बड़ा मुझे तोहफा मिला है तो आप भी उस तोहफे का लाभ उठाओ, ठीक है। तो लिखते लिखते मत देखना, पहले आप लिख लो एक बार, उसके बाद में वापस उसको आराम से देखो, ताकि आपका क्या होगा, माइंड में वो क्लिक चलती रहेगी। तो सर फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या है कि सर जो बच्चा होता है, इट इज़ ए न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है जिसके अंदर फिटल हेड कंप्रेस सर्विक्स, बच्चे का हेड किसको कंप्रेस करता है, सर्विक्स को करता है और वेजाइना को करता है। चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ ना, देखो क्या होता है, ये आपकी है माना कि वेजाइना, ठीक है, और ये आपका सर्विक्स हुआ, इसके आगे स्टमस रीजन है, और स्टमस रीजन के आगे कौन सा रीजन आएगा, बॉडी का रीजन आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, फंडस का रीजन, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, बच्चा यहाँ पे आपका चिपकेगा। अब बच्चे का हेड कहाँ आ रहा है, इस सर्विक्स के ऊपर आ रहा है, तो आपने ये देखा ना, ये वजाइना है और ऐसा होता है सर्विक्स, ये पार्ट कौन सा है, सर्विक्स, इस जगह पे बच्चे का हेड क्या करेगा, आएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, सर्विक्स एंड प्रमोट ऑक्सीटोसिन रिलीज, बार बार जब बच्चे का हेड इस सर्विक्स पे टकराएगा तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जनरेट होगा, नर्व जनरेट होगी, और नर्व कहेगी कि बच्चा क्यों बार बार सर्विक्स के मार रहा है, तो रिजल्ट इन ऑक्सीटोसिन रिलीज, तो ऑक्सीटोसिन का फिर क्या होगा, रिलीज होगा, और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्रस के क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, आपको पता है ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और लेबर स्टार्ट होगा। अब हम बात कर रहे हैं फिटोप्लेसेंटल, अच्छा पहले ये बताओ फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, चलो आप इन सबको रहने दो, आप दो चीज़ें यहाँ से देखो, आप पहला आप सिर्फ ये ध्यान देना फिटस के बारे में, इसको जूम आउट कर दो, ये देखो सबसे पहले फिटस का सर बार बार जब टकराएगा सर्विक्स के, तो फिटस का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, कौन स्टिमुलेट होगा, हाइपोथैलेमस। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। बच्चे का सिर बार बार सर्विक्स से टकरा रहा था, सर्विक्स के टकराने की वजह से बच्चे के सिर से क्या रिलीज हुआ, बच्चे का सिर में हाइपोथैलेमस के मैसेज गया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाकर के बोलेंगे मैडम एक मैसेज है, हाइपोथैलेमस ने भेजा है, CRH करके कोई नाम है, तो बोलेंगे अच्छा CRH है, अच्छा CRH है, आर मतलब रिलीजिंग हार्मोन है, तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक ACTRH रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी का हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स के पास जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड होती है अपने शरीर में, उसकी दो ब्रांच होती है कोर्टेक्स और मेडुला, तो उस कोर्टेक्स के पास जाएगा और वहाँ से रिलीज़ कराएगा कोर्टिसोल, क्या रिलीज़ कराएगा, कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल एक्ट करेगा प्लेसेंटा पे, और प्लेसेंटा से 3 हार्मोन रिलीज़ करवाएगा, पहला एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाएगा, और प्रोजेस्टेरोन को कम करेगा। सर मैं अगर बात करूं कि जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है ना, तो एस्ट्रोजन क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को और कहाँ जाएगा, मदर में, प्रोस्टाग्लैंडिन भी जाएगा, और ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, मैं कब से बता रहा हूँ, वैसोडाइलेटर है सर, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराता है सर। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है सर, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करता है।
तो ये सब के सब प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएंगे मदर में। एकदम मदर की बॉडी में आएगा भूचाल कि भैया हो क्या गया। तो एस्ट्रोजन मदर की ब्लड में आया और उसने एस्ट्रोजन मदर के हाइपोथैलेमस के पास गया। मदर का हाइपोथैलेमस कहेगा भैया एस्ट्रोजन कैसे आया है, एस्ट्रोजन आया मतलब वेसल्स को डायलेट कराना है। तो मदर का हाइपोथैलेमस बनाए देगा ऑक्सीटॉक्सिन, क्या बनाएगा, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन आपको पता है किस पे वर्क करेगा, ट्यूबल ओस्टिया। सर ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है, ये क्या बोल दिया आपने सर, ट्यूबल ओस्टिया क्या बोल दिया आपने। चलो देखो जरा, अभी मैं बताऊँ ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मैंने बताया था उस टाइम पे, क्या है यहाँ पे बच्चा है, ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से अटैच है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव सेल होती है इन दोनों जगह पे। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव सेल होती है जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया या पेस मेकर ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ यूट्रस, और यह बोलते हैं कोरोना ऑफ यूट्रस। तीसरा नाम क्या है, कोरोना ऑफ यूट्रस। ये क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन। और जब ऑक्सीटोसिन आपको पता है वैसो डायलेटर होता है, तो यूट्रस डायलेट होगा और आपकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी। अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में आई कि नहीं आई। पता चला गियर कब चेंज कर दिया, पता चला तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं चला तो बहुत बढ़िया। पता चला अगर आपको गियर कब चेंज किया तो पीछे चले वापस वीडियो देखो। समझ में आया क्या, समझ में आया। वापस बता रहा हूँ क्या हुआ था। हुआ यह था कि फिटस का सर बार बार टकरा रहा था सर्विक्स से, तो फिटस का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, उसने सीआरएच रिलीज़ किया। वो सीआरएच पिट्यूटरी के पास गया, वहाँ से एसीटीएस रिलीज़ हुआ। तो एसीटीएस एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास गया, वहाँ से कोर्टिसोल रिलीज़ हुआ। कोर्टिसोल ने प्लेसेंटा पर वर्क करके 3 हार्मोन रिलीज़ करा दिए। एस्ट्रोजन को बढ़ा दिया, प्रोजेस्टेरोन को कम कर दिया और प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा दिया। यू ऑल नो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर वेसोडाइलेटर। ये किस पे चले गए, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के पास। मदर का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, मदर का हाइपोथैलेमस को पता चला कि एस्ट्रोजन आया है। एस्ट्रोजन का काम होता है वेसोडाइलेटर का। मदर के हाइपोथैलेमस को पता चला बात कहीं एस्ट्रोजन को है, हमें हाइपर डायलेशन करना है या फिर वेसोडाइलेशन करना है। तो मदर ने रिलीज़ कर दिया ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन गया कहाँ पे, ट्यूबल ओस्टिया पे, और ट्यूबल ओस्टिया पे जाके क्या किया, उसने यूट्रस को रिलैक्स कर दिया। अंडरस्टैंड और नॉट, मज़ा आ रहा है। और चलो बात करते हैं नेक्स्ट आगे, फैक्टर अफेक्टिंग लेबर। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लेबर को प्रभावित करते हैं, सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लेबर को प्रभावित करेंगे। पहला है मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में फर्स्ट है कि पेल्विक फॉर द मदर नॉर्मल लेबर सुटेबल पेल्विस इज गायनेकोइड। कि सर जो मदर का पेल्विस होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, गायनेकोइड टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए डियर, गायनेकोइड टाइप का होना चाहिए। सर एक होता है गायनेकोइड, एक होता है एंड्रोइड, एक होता है पेलिटुबलाइट, है ना। एक मैं नोट हाँ भूल गया, चलो कोई नहीं। एक होता है सीपीडी, सीपेलो पेल्विक डिस्पर्फोशन। अगर मान लो मदर है जो छोटी है, ठीक है, छोटी मतलब जिसका हाइट है वो कम है, 3 फुट की है, तो उसका पेल्विक भी क्या होगा, थोड़ा सा एंड्रॉइड टाइप का होगा। तो उसमें क्या होगा है कि वो छोटा सा पेल्विस होता है। अब सीपेलो मतलब होता है बेटा सिर, सीपेलो मतलब होता है बेटा बच्चे का सिर, पेलो मतलब होता है मदर का पेल्विस। तो मदर का पेल्विस छोटा है और बच्चे का सिर क्या है, बड़ा है। तो डिस्प्रपोर्शन मतलब रेशियो सही नहीं जमेगा। मदर का पेल्विस तो भैया छोटा है, बच्चे का सिर बड़ा है, तो बच्चे का सिर मदर की पेल्विक कैविटी में फंस जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीपीडी। तो सीपीडी में वेजाइनल डिलीवरी तो क्या है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है भैया। नेक्स्ट बेटा देखो फिटल के फैक्टर। फिटल फैक्टर क्या होता है, मैं अगर इसे समझाऊँ आपको तो एक होता है नॉर्मोसाइटिक। फिटस की साइज़ क्या होनी चाहिए, नॉर्मोसाइटिक, यानी बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, लगभग 2.5 किलो से 3.9 किलो। अगर इससे बच्चा बड़ा है उसे हम कहते हैं मैक्रोसोमनिया, और जो हमें किस में देखने को मिलता है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस में देखने को मिलता है। अगर बच्चे का हेड बड़ा है तो माँ के पेल्विस में फंस जाएगा, कंडीशन कहलाती है मैक्रोसिपेली। हेड बड़े को क्या बोलते हैं, मैक्रोसिपेली। छोटे हेड को क्या बोलते हैं, माइक्रोसिपेली। तो जब बच्चे का हेड बड़ा है तो वेजाइनल डिलीवरी क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। सर फिटल पोस्चर, फिटल पोस्चर कैसा होना चाहिए, नॉर्मली बच्चा जब पैदा होता है, अब एज्यूम करना, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई एनिमेशन वीडियो नहीं है और ना हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। आप एज्यूम करना कि नॉर्मली बैक कर्व हेड एंड हेड फ्लेक्स्ड टुवर्ड चेस्ट। बच्चे का जो गर्दन होगी, आप भी सब जो भी बैठे हैं वो अपनी गर्दन को अपने चेस्ट पे टच कराओ, करा दिया, अपनी गर्दन नीचे झुकाओ, अपने चेस्ट पे टच कराओ। इस पोजीशन के अंदर बच्चा आता है,
अंडरस्टैंड और नॉट। अब हम बात करते हैं फीटस एटीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना फीटल एटीट्यूड क्या होता है। चलो, रिलेशनशिप ऑफ द फीटस पार्ट विथ हिमसेल्फ। बच्चे के फीटल पार्ट का, खुद के पार्ट का, खुद के अंगों के साथ रिश्ता। अरे सर क्या बोल दिया आपने। अरे रिलेशनशिप ऑफ फीटस हेड विथ लॉन्ग एक्सिस। अरे सर लॉन्ग एक्सिस कहीं होती है, लॉन्ग एक्सिस होती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। अंडरस्टैंड और नॉट? क्या बोला सर? अरे भाई क्या आ गया, देखो ये क्या है। अरे चल रे भाई, एक मिनट साफ करना पड़ेगा इनको। चल ये क्या है बच्चे की लॉन्ग एक्सिस। और इसी जगह देखो, अगर ये मान लो मदर है, ठीक है, ये मदर की लॉन्ग एक्सिस, ये मदर। चलो मैं ऐसा बताऊँ आपको, ऐसे समझना, ये मदर सो रही है, मेरे चित्र कला समझो और थोड़ी फीलिंग लेना है ना भाई। मदर का मुंह है और ये मदर के पीछे की वर्टिब्रा को रही मैंने, मदर की वर्टिब्रा है। अब तो बच्चा अगर ऐसा है, ये बच्चा है, तो बच्चे की भी वर्टिब्रा ऐसी होगी, होगी ना। तो ये बच्चे की वर्टिब्रा है। अब बच्चे की वर्टिब्रा किस प्रकार से, बच्चे की वर्टिब्रा का उसके अंग के साथ में रिश्ता है, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको, अभी समझाता हूँ देखो। चलो एक मिनट आप देखना, ये देखो जैसे आप, पहला मैं बात करता हूँ, पहले डेफिनेशन देखो कि रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट विथ हिमसेल्फ और रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड विथ लॉन्ग एक्सिस। अब समझता हूँ एटीट्यूड किसे बोलते हैं। पहला होता है नॉर्मल फ्लेक्शन, फीटल हेड फ्लेक्स्ड टुवर्ड फीटल चेस्ट। अब आप बैठे हो ना, वैसा सब करना। बच्चे का जो हेड है, यानी आपका जो हेड है, आपने फ्लेक्स्ड कर दिया, मतलब झुका दिया। किधर झुकाया? आपके चेस्ट की तरफ। बच्चे ने अपने हेड को अपने चेस्ट की तरफ झुका दिया, क्या कहलाता है? नॉर्मल फ्लेक्शन। अगर बच्चे का हेड उसके चेस्ट के चिपका हुआ है तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल फ्लेक्शन। और हमें ये देखने को मिलता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब अभी आपको पता नहीं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है, डोंट वरी, छोड़ दो अभी आप खाली एटीट्यूड समझो। सेकंड बात करता हूँ डिफ्लेक्स्ड। बच्चे ने अपने चेस्ट से अपने सिर को उठा लिया, यानी इसे कहते हैं मिलिट्री एटीट्यूड। फीटस हैज इज स्ट्रेट विथ हिज बैक, यानी कि बच्चे का सिर सावधान की स्थिति में खड़ा है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन ए, सावधान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चलो समझ लो, आप किस कंडीशन में खड़े हो। क्या ना, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पास आउट हूँ, बट हमने कभी छोटी छोटी चीज़ों पर गौर किया ही नहीं। और हम अपने मारवाड़ी अंदाज को कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ते, अपने मारवाड़ी अंदाज को, अपने हिंदी के अंदाज को। पास आउट मैंने सारी इंग्लिश मीडियम से की है, बट मुझे देख के कोई कह नहीं सकते कि सर आप इंग्लिश मीडियम से पास आउट हो। ऐसी बात नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बट यह है कि हम अपने उस अंदाज को नहीं भूलते हैं। तो जब बच्चा सावधानी की स्थिति के अंदर खड़ा रहता है, तो उस टाइम जैसे उसका सिर कैसे खड़ा रहता है, वैसी स्थिति में अगर बच्चे का सिर है तो उसे कहते हैं डिफ्लेक्स्ड एटीट्यूड। समझने की ठीक है, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, तो जैसे बच्चा सावधानी की स्थिति में खड़ा रहता है, उस टाइम पे उसका एक्शन होता है, उसे कहते हैं डिफ्लेक्स्ड एटीट्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शली फ्लेक्स्ड। बच्चे ने अपने हेड को पीछे अपने कमर की तरफ, यानी कि अपने बैक की तरफ, अपने नेक की तरफ झुका दिया, कंडीशन कहलाती है पार्शली एक्सटेंडेड एटीट्यूड। अरे भैया क्या कर रहा है बच्चा। और लास्ट होता है देखो फुली एक्सटेंडेड। बच्चे ने अपने हेड को अपने पीछे बैक की तरफ झुका दिया, कहलाता है फुली एक्सटेंडेड। देखो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप खुद कोऑपरेट करना। नॉर्मल फ्लेक्शन में क्या होता है कि बच्चे का हेड है वो उसके चेस्ट के चिपका हुआ रहता है। सेकंड डिफ्लेक्शन में क्या होता है, बच्चे का हेड है वो चेस्ट से उठ करके एकदम सीधा, जैसे आप आगे देखते हो ना सामने, वैसे खड़ा हो जाता है। तीसरा पार्शियली एक्सटेंडेड, जिसमें बच्चे का हेड कहाँ चला जाता है, पीछे की तरफ। बच्चे की जो गर्दन है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, यानी ऐसे देखते जैसे आसमान को देख रहा है। और उसके बाद फुली एक्सटेंडेड, बच्चे का हेड बहुत ही पीछे चला जाता है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा पीछे वाला इन्वायरमेंट देखना चाह रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट है फीटल लाई। लाई क्या होता है समझ लो आप। लाई मतलब होता है कि मैं बोलूँ अगर आपको, ये आपकी मदर है,
ठीक है। तो मदर की ये लॉन्ग स्पाइन है, मदर की क्या स्पाइनल कॉर्ड है, और बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड और मदर के स्पाइनल कॉर्ड के रिश्ते को हम कहते हैं लाई। मान लो अगर बच्चा ऐसे सो रहा है, तो अगर बच्चा ऐसे सो रहा है तो ये माँ की स्पाइनल कॉर्ड और ये बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड आ गई। अगर माँ तो ऐसे सोती है, बच्चा अगर ऐसे सो गया, अड्डा सो गया बच्चा, तो इसे बोलते हैं ओब्लिक लाई। अगर माँ ऐसे सोती है, माँ तो सीधी होगी, बच्चा मान लो ऐसे सो गया, ऐसे, ये बच्चे का मुंह है और ये बच्चे के पैर हैं, तो माँ की स्पाइनल कॉर्ड तो ये रही और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड ऐसी हो गई, तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसवर्स लाई। तो ये हो गई ट्रांसवर्स लाई, और ये बच्चे का मुंह और ये बच्चे के पैर। माँ तो सीधी सो रही है, बच्चा कैसे आ गया, तिरछा, ओब्लिक, इसे कहते हैं ओब्लिक लाई। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्जिट्यूडनल लाई। अंडरस्टैंड और नॉट, अंडरस्टैंड। तो 3 प्रकार की लाई होती है। लाई मतलब समझते हैं कि बच्चे के फिटल पार्ट के अंगों का माँ के अंगों के साथ में रिश्ता। आ जाओ लॉन्जिट्यूडनल लाई पर। फिटल लॉन्ग एक्सिस इज लॉन्जिट्यूडनल विद मदर लॉन्ग एक्सिस। बच्चे के लॉन्ग एक्सिस के साथ में, यानी बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड और माँ की स्पाइनल कॉर्ड एक दिशा में है। एंगल कितना बनता है, 180 का। फिटस एंड मदर स्पाइनल आर पैरेलल। इन केस किस किस में होता है, देखो अभी केस कौन कौन सा होता है। अगर बच्चे का मुंह ऐसा है, पैर नीचे, कंडीशन कहलाती ब्रिज प्रेजेंटेशन। कैसी, ब्रिज। बच्चे का अगर मुंह नीचे पैर ऊपर है, अरे भैया तो भी देखो ना, मदर के एक्सिस के बराबर होगा। तो 2 कंडीशन, अगर सिर नीचे होता है ना उसे कहते हैं वर्टेक्स, और अगर पैर ऊपर होता है, सॉरी हाँ, अगर पैर नीचे होता है उसे कहते हैं ब्रिज। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर लॉन्जिट्यूडनल लाई देखने को मिलती है। समझ में आ रहा राजाओं। नेक्स्ट देखो बेटा, ट्रांसवर्स लाई। फिटस लॉन्ग एक्सिस हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स विद मदर लॉन्ग एक्सिस। बच्चे की लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस के कैसे है, ट्रांसवर्स हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का। अगला होता है ओब्लिक लाई। फिटस लॉन्ग एक्सिस इज ओब्लिक टू मदर लॉन्ग एक्सिस। समझ गए, एंगल कितना बना रही है, 45 का। अब हम बात करते हैं फिटल प्रेजेंटेशन की, कि पार्ट ऑफ फिटल प्रेजेंट इन द मैटरनल पेल्विक, यानी कौन सा पार्ट माँ के पेल्विक के अंदर आता है। बच्चे का कौन सा पार्ट माँ के पेल्विक में आता है। पहला होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेली मतलब सर, बच्चे का सिर माँ के पेल्विक कैविटी में आता है। तो कोई मुझे ये मत कह देना बेटा पेल्विक कैविटी क्या है, ये देखो ये ऐसी होती, क्या हो रहा है, ये ऐसी होती पेल्विक कैविटी, ये देखो दिख रहा। और ये इसे कहते हैं, देखो ध्यान रखना, इस पॉइंट को बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हो, सिम्फाइसिस प्यूबिस। इस पॉइंट को बोलते हो सैक्रल प्रोमोनेंट्री। क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। नए बच्चे वो लिख भी लेना। बच्चे का हेड अगर ऐसा है तो उसे कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी कि फिटल हेड इन पेल्विक ब्रिम। बच्चे का हेड वो कहाँ पर होगा, पेल्विक ब्रिम में होगा। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन 97% देखने को मिलती है। कितनी, 97% डिलीवरियाँ जिनके अंदर बच्चे का हेड हमेशा नीचे ही होता है। और ये क्या होता है, बेस्ट एंड सुटेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट है। सेकेंड होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं पोडालिक। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, सबसे गलत अगर माल प्रेजेंटेशन होता है तो वो कौन सा होता है, पोडालिक प्रेजेंटेशन। बटक्स, फिटल बटक्स और जेनाइटल आर सीन इन पेल्विक ब्रिम। जो पेल्विक का ब्रिम है उसके अंदर बच्चे के बटक्स दिखते हैं और बच्चे के जेनाइटेलिया दिखने को मिलते हैं। अगला होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन, शोल्डर सीन इन द पेल्विक ब्रिम। तो पेल्विक ब्रिम के अंदर कौन देखने को मिलता है, बच्चे के कंधे। अगला होता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, मिक्स प्रेजेंटेशन इन विच शोल्डर हेड आर प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रिम। शोल्डर का जो हेड है वो पेल्विक ब्रिम के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब मैं बात करूँ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब कौन सा पार्ट आपको उसमें भी दिख रहा है। बात करता हूँ मैं सिफेलिक। तो सिफेलिक में कितने प्रकार के प्रेजेंटेशन होगी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब चित्रकला को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं चित्र बना रहा हूँ, ये बच्चे का, यार चित्र मेरे को ऐसे आता है ना, ये समझ लेना आँखें हैं और ये उसकी, इतने घटिया चित्र आ रहा है क्या। चलो हंसना मत रे चोरों। ये बच्चे की आँखें हैं और ये बच्चे के नाक है और ये बच्चे की
हिचकी है, ये बच्चे की क्या है, हिचकी है, ये बच्चे की आँखें हैं। अभी देखना ध्यान से, आपको पता एक ऊपर होता है एंटीरियर फ्रंटल नला, एक होता है पोस्टीरियर फ्रंटल नल। दो बच्चे के हेड में क्या होता है, फ्रंटल नल। एंटीरियर फ्रंटल नल और पोस्टीरियर फ्रंटल नल, ये दूरी अगर किसी को देखने को मिले पेल्विक ब्रिम में, अभी मैंने बताया पेल्विक ब्रिम किसे बोलते हैं, अगर एंटीरियर फ्रंटल नल की दूरी और पोस्टीरियर फ्रंटल नल की दूरी देखने को मिले, इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं बेटा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कैसा प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स। और अगर आपके आंखों के बीच की इस दूरी को बोलते हैं ग्लेबुला। क्या बोलते हैं बेटा, आंखों के बीच जहाँ आप तिलक लगाते हो उसे बोलते हैं ग्लेबुला। अगर एंटीरियर फ्रंटल नल से इस ग्लेबुला के बीच का पार्ट आपको देखने को मिले, ये किसके पार्ट है, सिफेलिक के है, ठीक है। अगर ग्लेबुला से आपको एंटीरियर फ्रंटल नल से ग्लेबुला के बीच की दूरी देखने को मिले, इसे आप बोलते हो कैसा प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो, ब्रो मतलब भौहें। और अगर आपको इस ग्लेबुला से आपको आपकी हिचकी देखने को मिले, इसे बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। इस हिचकी को बोलते हैं नेप ऑफ नेक, और आपके इस पार्ट को बोलते हैं ऑसिपिटल को नेप ऑफ हेड। अंडरस्टैंड और नॉट, अंडरस्टैंड। चलो 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 हट जाओ, हाँ चलो अब आओ। तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन कितना होता है, 3 प्रकार के होते हैं। सिपेलिक मतलब सिर आएगा सर, सिर में भी कौन सी जगह आएगी, फर्स्ट है वर्टेक्स। मोस्ट कॉमन सिपेलिक प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स। सिफेलिक का भी मोस्ट कॉमन होता है वर्टेक्स। स्पेस बिटवीन एंटीरियर फ्रंटल नल और पोस्टीरियर फ्रंटल नल, एंटीरियर फ्रंटल नल और पोस्टीरियर फ्रंटल नल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वर्टेक्स। ब्रो क्या होता है, स्पेस बिटवीन एंटीरियर फ्रंटल नल एंड ग्लेबुला ऑफ नोज। फेस क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फेस, मतलब फेस इज बिटवीन द ग्लेबुला एंड मेंटम ऑफ चिन, यानी आपकी हिचकी, इसे कहते हैं फेस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हो बेटा होता है बटक्स ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिलेंगे आपको, बटक्स एंड जेनिटेलिया आर सीन इन द पेल्विक ब्रिम। आपकी जो पेल्विक ब्रिम है उसमें क्या देखने को मिलेंगे, बटक्स और जेनिटेलिया देखने को मिलेंगे। ब्रीच में भी एक होता है कंप्लीट ब्रीच। समझना कि जो बच्चे के थाई होगा, बच्चे के जो थाई होंगे मतलब बच्चे के जो पैर होंगे, थाई मतलब जानते हो ना, वो बेबी के एब्डोमेन पे टच करेगी। तो बताओ पेल्विक ब्रिम में क्या देखने को मिलेगा आपको, बटक्स और जेनिटेलिया। ये होती है मोस्ट कॉमन इन ब्रीच। ब्रीच की भी मोस्ट कॉमन होती है कंप्लीट ब्रीच। तो फ्रैंक पोजीशन, फ्रैंक ब्रीच, बेबी लेग इज कंप्लीटली फ्लेक्स्ड, फेस हेड विद बटक्स एंड जेनिटेलिया इन द पेल्विक ब्रिम। इसमें बच्चे के जो पैर होंगे वो सीधे के सीधे उसके हेड को टच करेंगे। बच्चे के जो समझ लो घुटने हैं, वो घुटने बच्चे के फेस को टच करेंगे। कंडीशन कहलाती है फ्रैंक प्रेजेंटेशन। एक होती है बेटा फुटलिंग। फुटलिंग मतलब समझते हो, बेबी फुट डिलीवर बिफोर बटक्स, बेबी के बटक्स से पहले बेबी के पैर आ जाएंगे, हड्डी बाहर आपको नजर आएंगे, ठीक है। लेग इज एक्सटेंड एंड प्रेजेंटिंग पार्ट इज लेग। और आपको पहला पोत कौन सा देखने को मिलेगा पार्ट, लेग। लेग मतलब होते हैं पैर। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, अंडरस्टैंड और नॉट, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सबको। डाउट आपको कभी नहीं होता। 3 साल हो गए मेरे यूट्यूब के करियर में, मैंने कभी भी किसी कमेंट इस रिगार्डिंग नहीं देखा सर ये पॉइंट मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था, या तो समझते नहीं हो या लिखने में लगे हुए हो। क्या रे, कुछ तो पूछा करो। मेरी आंखें तरस गई उस चीज़ को देखने के लिए। नेक्स्ट देखो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब होता है बेटा कौन सी हड्डी बाहर आएगी उस पेल्विक ब्रिम से। बोनी फिक्स्ड पॉइंट विच प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रिम, कौन सा बोनी फिक्स्ड पॉइंट उस पेल्विक ब्रिम में आता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो बोर तो नहीं हो रहा भाई। अभी राजस्थान में यहाँ पे एक वृक्ष होता है जिसके बोर लगते हैं, उसे कहते हैं बोर, हिंदी में कहते हैं बेर। अभी क्या हुआ ना, एक मज़ेदार सीन बता रहा हूँ आपको। चलो छोड़ो यार, रहना दो, यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ें, है ना। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होता है, अब बताओ। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हड्डी कौन सी दिखेगी, एंटीरियर फ्रंटल नल और पोस्टीरियर फ्रंटल नल के बीच की दूरी, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। ब्रो
ब्रो में कौन सी दिखेगी? फ्रंटल। ठीक है, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से मत पूछ, नीर कहाँ तक जाएगा, खींच तीर और साथ निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। ये जो लाइन है ना, जीवन में बड़ी मोटिवेटेड करती है। और हमने अपनी गर्लफ्रेंड को यही लाइन सुनाई है। उन्होंने कहा कुछ प्यार भरी शायरी, मैंने कहा बिल्कुल पेश करते हैं। हमारे क्या दिमाग में आजकल मोटिवेशन चलता है। फिर कहा ये नहीं, मेरे दूसरे सुनाओ कोई। मैंने कहा दूसरी सुन ले। इतना मोटिवेटेड सुनाते हैं, बेचारी बोर हो गई हमसे। नेक्स्ट देखो, ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो में कौन सी हड्डी दिखेगी? ब्रो कहाँ होते हैं? भौहें आपके फ्रंटल बोन पे। फेस में कौन सी हड्डी दिखती है? चिन्ह। शोल्डर में एक्रोमिन प्रोसेस, और ब्रीच में आपकी सैक्रम बोन। ठीक है। नेक्स्ट है फिटल पोजीशन। फिटल पोजीशन मतलब होता है बच्चा किस जगह पे है। अब इसको समझना, चलो एक चीज़ बताता हूँ, इसको समझना। चलो आओ सर, ये क्या बता रहे हो? अभी देखो आप क्या बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ी सी चित्रकला बचपन से कमज़ोर हो गई। देखो ध्यान से समझना। देखो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी होती है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में आपको सिर कौन सा देखने को मिलता है? हड्डी, ओसिपिटल। अब बताओ ये भाग आगे वाला मैं उसे बोलता हूँ ओसिपिटो एंटीरियर, ओ ए। ये पीछे वाला भाग इसे मैं बोलता हूँ ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये लेफ्ट साइड में बोलो लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, और इसे बोल दो राइट ओसिपिटो एंटीरियर। अभी देखो इसमें बताया लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। ये देखो लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर, ये ओपी ओसिपिटो पोस्टीरियर, तो ये हो गया लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर, ये हो गया राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर। जगह के नाम पता चल गए। अब बच्चा हमेशा ऐसा होता है, यूँ बच्चे का मुंह हमेशा कहाँ होता है? एलो है, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। और हमें कहाँ लाना होता है? सिंपैथी प्यूबिस के, और यहाँ से इसमें निकलेगा बच्चा बाहर, ओसिपिटो एंटीरियर पे हमें लाना होता है। तो ये बस यही आपको फिटल पोजीशन में देखना है। ठीक है। इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द मैटरनल पेल्विक एंड डिनोमिनेटर। ये क्या होता है? मैटरनल पेल्विक और डिनोमिनेटर के बीच का रिलेशनशिप होता है। माना कि डिनोमिनेटर क्या है? ओसिपिटल है। चित्र को ध्यान से देखो, ओसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर, राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर, राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। ठीक है। और ये कौन सा भाग है? सिंपैथिस प्यूबिस। मोस्ट कॉमन फिटस पोजीशन कहाँ होती है? LOA, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर। अब देखो हमारा मकसद होता है इसको यहाँ से घुमा करके कहाँ लाना होता है? यहाँ से घुमा के यहाँ पे, और ये एंगल होता है 45 डिग्री हमारा घुमाने का मतलब होता है टोटल। ठीक है। नेक्स्ट खत्म कर रहे हैं बेटा वीडियो को, मुझे पता लंबा हो रहा, खत्म कर रहे हैं ना। चलो सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? राइट ओसिपिटो एंटीरियर। थर्ड होगी राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। फोर्थ होगी लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, लेबर पेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। घोट के पी लेना। एक होता है ट्रू लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन होता है सुपीरियर लेबर पेन, अक्कर 1 और 2 वीक बिफोर लेबर से 1 से 2 सप्ताह पहले होता है। सुपीरियर मतलब ऊपर होता है। ठीक है। अक्कर इन लोअर एब्डोमेन रीजन, कहाँ पे होता है? निचले वाले एब्डोमेन रीजन पे होता है। नॉट हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस इसमें हार्ड नहीं होता। नो सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, कोई भी सर्विस का डायलिटेशन या इफेसमेंट नहीं होता। कोई सो नहीं होती। सो क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रू लेबर पेन ब्लड मिक्स विथ म्यूकस कोल्ड सो, और चलने और फिरने से क्या हो सकता है? ये सबसाइड हो जाएगा। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है? सॉरी ट्रू लेबर पेन क्या होता है? इट इज़ ए सीवियर पेन। सीवियर पेन होता है विच इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ती रहती है, फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी बढ़ती रहती है। ऑनसेट ऑफ लेबर पे आता है, इसमें यूट्रस क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, चलने और फिरने से भी सबसाइड नहीं होगा। तो ये था अपना ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड और नॉट?
ठीक है। तो इसी के साथ अपना क्या है जो है लेबर। अब कल हम पढ़ेंगे आपकी किस प्रकार से डिलीवरी स्टेजेस। आज तो थे इवेंट, कैसे कैसे शुरू होता है ना, कौन शुरुआत करता है, बच्चा कैसे शुरुआत करता है, कैसे कैसे आपने देखा होगा कैसे CRH रिलीज होता है, कैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कौन सी प्रेजेंटेशन ऐसी पहली, कौन सी वर्टेक्स कौन सी। कल हम देखेंगे स्टेज ऑफ डिलीवरी, लेबर की कौन कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, क्या क्या उनमें देखने को मिलता है। साथ साथ मैनेजमेंट की भी हम बात करेंगे, मैनेजमेंट का एक चैप्टर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आपसे एक और चीज़ बोल रहा हूँ, आप जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पढ़े हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि इस चैप्टर में सर ने कुछ छुड़वा दिया है, कोई टेंशन मतलब, मुझे पता है एक दो कोई टॉपिक वहाँ पे छूटे हुए हैं, तो उसकी एक दो पेज छोड़ दो या फिर उन्हें बाद में लिख लेना। और एक चीज़ कह रहा हूँ, जितना पढ़ाऊँगा उनसे बार कोई क्वेश्चन जाने दे देंगे, ठीक है। और हाँ, अपने सारे क्लासमेट को वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब वगैरह वो तो आपकी इच्छा हो तो करना, वरना मत करना। हमें वो शौक नहीं है कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम ये ज़रूर कहते हैं हर गरीब बच्चे तक, हर अमीर बच्चे तक, हर मिडिल क्लास के बच्चे तक, पढ़ने वाले तक, नहीं पढ़ने वाले तक, बेग वाले तक, सबके पास ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि हर किसी का यहाँ पे क्या वो भला हो सके। बेचारे यूट्यूब पे भटकते फिरते हैं, मुझे पता है वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे टॉपिक नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन क्या क्या समझा रहा है। जिस जगह से जुड़े उसी जगह पे सारे वीडियो वहाँ से देखो कंप्लीटली, एक दिन ज़रूर मिलेगी तुम्हें सफलता, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।